हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूजा एकेडमी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में लेकर आई हूँ परिंदे कहानी को। आज हम लाइन टू लाइन क्वेश्चन आंसर इसके डिस्कस करने वाले हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। एनटीए यूजीसी का रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ है। जो अभी एग्ज़ाम जून में हुआ है उसका रिजल्ट भी अब कुछ दिन में आने ही वाला है। और साथ में एनटीए एग्ज़ाम की जो भी खबरें फैल रही हैं लीक होने की, उसके बारे में भी अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं ये सब न्यूज़ देखकर यही कहना चाहती हूँ कि हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। हर टाइम कुछ भी हो सकता है, आने वाले दिनों में रिजल्ट भी आउट हो सकता है और अपनी तैयारी पे भी हमें फोकस रखना चाहिए कंटिन्यू, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इसलिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ डिटेल में परिंदे कहानी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में लेकर आई हूँ परिंदे कहानी को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे एनटीए का पैटर्न है, आजकल जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी आधार पर, उसी के बेसिस पर मैं आज की क्लास लेकर आई हूँ। लाइन टू लाइन ही हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और उसी पैटर्न के आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पीवाईक्यू रिपीट होते हैं और कौन से क्वेश्चन आगे पूछे जाने की संभावना है। तो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, आप भी अपनी नोटबुक रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बातें आप भी नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। सो फ्रेंड्स, जो भी यूजीसी नेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी सेट एग्जाम देना चाहते हैं, किसी भी स्टेट का या हरियाणा प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज की क्लास है हमारी परिंदे कहानी। इसके जो रचनाकार हैं निर्मल वर्मा है और यह कहानी 1957 में प्रकाशित मानी जाती है। कई बार इसका ईयर 1956 भी आ जाता है, तो ये आपको दोनों ही थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ईयर रहेगा हमारा 1957। कई बार 1956 रिपीट हो जाता है, तो उस स्थान पे आप 1956 पे भी टिक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। परिंदे कहानी के लेखक कौन हैं? तो निर्मल वर्मा जी हैं इस कहानी के लेखक। 1957 में ये कहानी प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिंदे कहानी किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी? अब की बार एनटीए ने कहानी संग्रह पूछ लिए थे, इसीलिए हमें कहानी संग्रह पे या किस पत्रिका में छपी, इन बातों पे जरूर हमें अपना ध्यान रखना है। अपने शॉर्ट नोट में हमें जरूर इनको मेंशन कर लेना चाहिए। तो परिंदे कहानी 1960 में प्रकाशित हुई है और परिंदे कहानी संग्रह था, नाम भी उसका क्या था? परिंदे कहानी संग्रह। इस कहानी में कुल कितनी कहानियां हैं? 7 कहानियां शामिल की हैं निर्मल वर्मा जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब की बार कहानी संग्रह पूछ लिए गए थे, तो इसलिए आपको इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। कई बार ये जो कहानियां हैं संग्रह में, इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो इनको भी मैं सीक्वेंस में लगा के लेके आई हूँ। सबसे पहले है इनकी कविता अंधेरे में। तो हम इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं परिंदे। इसमें भी अंधेरे का काफी जिक्र आया है, मैं आपको बताऊंगी डिस्कस करते हुए। तो ये अंधेरे में एक इनकी कहानी है। उसके बाद है तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की शाम और परिंदे हमारे यूजीसी नेट में लगी हुई है, लेकिन एनटीए ने अब की बार भी ऐसे राइटर की रचनाएं पूछ ली थी जो हमारे रचनाकार, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं लगे हुए हैं। माया का मर्म बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरी का खेल है, तीसरा गवाह, अंधेरे में, ये सारी रचनाएं ये पूछी भी जा चुकी हैं और ये पूछी जाती हैं, इसलिए इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परिंदे कहानी किस पत्रिका में छपी थी? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो परिंदे कहानी हंस पत्रिका में 1956-57 दोनों ही वर्ष आपको याद रखने हैं में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निर्मल वर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो भी राइटर हैं उनके जन्म और मरण के बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। उससे हमें पता चलता है कि राइटर कहाँ का है और कहाँ की वो पृष्ठभूमि कहानियों में रखता है, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो देख लेते हैं, 3 अप्रैल 1929 को शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्मल वर्मा का निधन कब हुआ है? तो 25 अक्टूबर 2005 को इनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है,
परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी किस आलोचक ने माना है? ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे नाम आ जाएगा हमारे नामवर सिंह जी का। तो परिंदे कहानी को नई कहानी के रूप में किस आलोचक ने माना है? नामवर सिंह ने माना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का नया प्रथम कहानीकार किसे माना गया है? तो निर्मल वर्मा जी को ही हिंदी का नया प्रथम कहानीकार माना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जिस पैटर्न के हिसाब से एनटीए क्वेश्चन पूछता है, मैं वैसे ही इस क्लास को प्रिपेयर करके लाई हूँ। तो आप इसको आंखें बंद करके देख सकते हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, परिंदे कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? एनटीए ने अब की बार बहुत सारी रचनाओं से पात्र पूछे हैं, इसलिए रचनाकार और पात्र का नाम और प्रकाशन वर्ष हमें मुंह जुबानी याद होना चाहिए। तो देख लेते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है, परिंदे कहानी के पात्र लतिका इसकी सबसे मुख्य पात्र है, जो कि एक स्कूल में वार्डन है और शिक्षिका है। जैसे कि अब हम कहानी को पढ़ेंगे लाइन टू लाइन क्वेश्चन आंसर। सुधा है, स्टूडेंट है। जूली स्टूडेंट थी स्कूल की। हेमंती भी स्कूल की स्टूडेंट थी। करीमुद्दीन नौकर था। ये पीवाईक्यू है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैप्टन गिरीश नेगी है, ये लतिका को पसंद करता था। डॉक्टर मुखर्जी एक डॉक्टर था और वहां पे लड़कियों को स्टडी भी करवाता था, एक टीचर भी था। मिस्टर ह्यूबर्ट एक संगीत का शिक्षक यानी कि म्यूजिक टीचर था इस स्कूल में जिसमें कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं। मिस वुड वहाँ की प्रिंसिपल थी और फादर एलमेंड वहाँ चर्च में प्रेयर करवाने वाला था। मैरी एक लड़की थी। जूली भी एक लड़की थी स्कूल की, और जूली का मिलिट्री अफसर मित्र भी इसमें आया है, और जूली का भाई बहाने के रूप में बताया गया है, वैसे कहानी में सीधे रूप से नहीं आया है। अन्य छात्राओं का जिक्र आया है, सैनिक का जिक्र आया है, अंग्रेज पर्यटकों का भी जिक्र इसमें आया है। तो जितने भी पात्र थे यहाँ मैंने मेंशन कर दिए हैं, ताकि आपको कहीं और घूमना ना पड़े। सारे पात्र के बारे में जरूर याद रखना है, क्योंकि गौण पात्र आजकल बहुत पूछे जाते हैं। तो जो भी पढ़ो, जितना भी पढ़ते हैं डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, जितना पढ़ रही हूँ उसको सही पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परिंदे कहानी किस विषय पर लिखी गई कहानी है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमें किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमें उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं, इस कहानी में मध्यम वर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन दर्शाया गया है। आधुनिक मानव की नियति दर्शाई गई है, उनकी स्मृतियां, उनकी यादें, वह अतीत से मुक्ति यानी जो अतीत की बातें होते हैं उनसे मुक्ति को दिखाया गया है। प्रेम का त्रिकोणात्मक रूप दर्शाया गया है। तो ये सब बातें हम इस कहानी को पढ़ते हुए अब फेस करने वाले हैं। यहीं से कहानी की विशेषताएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एनटीए आजकल घुमा फिरा के पूछ रहा है। अब की बार भी एक टोकरी भर मिट्टी उसने कहा था कहानियों में से इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए गए घुमा फिरा के, जो कि सीधे तौर पर कहानी में लिखे हुए वैसे नहीं पूछे गए थे। सो फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, परिंदे कहानी किन पंक्तियों से शुरू होती है? तो यहाँ से हमारी लाइन टू लाइन कहानी स्टार्ट होती है। आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको मैंने यहाँ पे छोड़ा हो। तो आज की क्लास में हाफ क्वेश्चन इसके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है, अब हमारी लाइन टू लाइन क्वेश्चन ही हम याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले अंधेरे कॉरिडोर में, जैसा कि इनकी जो कहानियों का संग्रह है उसमें एक कहानी आई है अंधेरे में, तो इस कहानी में अंधेरे का बहुत ज्यादा जिक्र आया है। तो अंधेरे कॉरिडोर में चलते हुए लतिका ठिठक गई थी। लतिका कहानी की मुख्य पात्र है और पहाड़ी स्कूल में एक वार्डन भी है और शिक्षिका भी है। तो यहाँ पे कॉरिडोर की बात हो रही है क्योंकि वहाँ पे स्कूल और हॉस्टल में जो भी सारे टीचर काम करते थे वहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है, ये कहानी चलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा कहानी अब हमारी शुरू होती है। परिंदे कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आप इमेजिन कर सको वहाँ पे इसकी जो भी पृष्ठभूमि है, इसकी जो भी कहानी है उसको आप महसूस कर सको, फील कर सको और आपको ये अच्छे से याद हो सके। तो कहानी की पृष्ठभूमि कुमाऊं के एक पहाड़ी हिल स्टेशन पर स्थित कॉन्वेंट स्कूल और उसका छात्रावास यानी कि हॉस्टल है, जहाँ नायिका लतिका वार्डन और शिक्षिका के रूप में कार्यरत है।
सबसे पहले जो ये लतिका है इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है और बाकी जो भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी प्रिंसिपल है, उनका भी जिक्र आने वाला है। तो ये कहाँ की पृष्ठभूमि है? कुमाऊं की पहाड़ी क्षेत्र पे, हिल स्टेशन पे एक कॉन्वेंट स्कूल है, अंग्रेजी स्कूल है, तो उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंधियारे गलियारे में चलते हुए लतिका ने क्या किया था? लतिका बस ठिठक गई थी, दीवार का सहारा लेकर लैंप की बत्ती बढ़ा दी थी। सीढ़ियों पर लतिका की छाया एक बेडौल फटी फटी आकृति खींच रही थी। तो लतिका कॉरिडोर में जा रही है, हॉस्टल में है, वो एक कॉन्वेंट स्कूल में हॉस्टल में ही रहती है, तो वहाँ पे वो लैंप लेके जा रही थी। जैसा कि हमने राजा निर्बंसिया कहानी पढ़ी उसमें काफ़ी लालटेन का जिक्र है, तो लगता है कि ऐसा कि उस टाइम पे शायद बिजली नहीं थी, लैंप का सहारा, लालटेन का या मोमबत्तियों का सहारा लेकर ही रोशनी की जाती थी। तो इसमें मोमबत्तियों का बहुत ज़्यादा जिक्र है और लैंप का इसमें काफ़ी जिक्र आया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर कमरे से क्या आवाज आ रही थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन भी एनटीए आजकल पूछता है। लड़कियों की बातचीत की आवाज आ रही थी 7 नंबर रूम से और हंसी ठाकों का स्वर सुन रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया तो कमरे का शोर अचानक बंद हो गया। कमरे से किसी लड़की ने पूछा कि कौन है? तो ये बिल्कुल हमारी जो कहानी है लाइन टू लाइन में क्वेश्चन बना के लेके आई हूँ। जब हम कहानी पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो हमें कुछ बातें याद नहीं रहती है, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इस कहानी को तैयार करके लेके आई हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। तो 7 नंबर रूम से लड़कियों का शोर आ रहा था। जैसे ही लतिका ने दरवाजा खटखटाया आवाज बंद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कमरा किसका था? यानी कि 7 नंबर रूम की बात हो रही है, वह कमरा किसका था हॉस्टल में? तो यह सुधा का कमरा था। तो सुधा हमारी एक स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आ चुका है, जो कि ये भी पात्र है हमारी कहानी की। तो सुधा हॉस्टल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी, क्योंकि छुट्टी के समय या रात के डिनर के बाद आसपास के कमरों की लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लगता था। तो ये हॉस्टल में रहा करती थी, इसी के रूम पर सभी लड़कियां इकट्ठा हो जाया करती थी। तो ये भी आपको बात याद रखनी है, क्योंकि एनटीए आजकल ऐसे ही पंक्तियां पूछ लेता है कि किसका रिलेशन क्या है कहानी के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने हॉस्टल में स्टडी की है तो आप इजीली और अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमरे में अंधेरा क्यों था? यानी कि जो सुधा का कमरा है 7 नंबर का कमरा, उसमें अंधेरा क्यों था? लैंप में तेल खत्म हो गया था। अब लैंप की इतनी बात आई है, इसका मतलब उस टाइम पे बिजली नहीं है। आगे हम कहानी पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करीमुद्दीन कौन था? तो हॉस्टल का नौकर था करीमुद्दीन। ये क्वेश्चन हमारा पीवाईक्यू है, ये 2023 में या 24 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2024 का जो भी क्वेश्चन पेपर वो भी मैं आपको आगे कराने जा रही हूँ, उसमें आप इस क्वेश्चन को जरूर देखने वाले हैं। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को कम नहीं समझना है, जितना करना है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो आपको डिटेल में याद होना चाहिए। तो करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था और करीमुद्दीन लड़कियों में प्रसिद्ध इसलिए था उसका आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। यानी वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था, लेजी पर्सन था, इसलिए लड़कियां उसको पसंद करती थी, क्योंकि जो भी बातें वहाँ चलती थी उनमें वो टाल मटोल करता रहता था, इसलिए काम है उसमें डिले होता जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूली कहाँ बैठी थी? तो सुधा का नाम आ गया है, अब जूली का नाम आ चुका है, एक लड़की एक पात्र और आ चुकी है। तो जूली का नाम इसमें भी आया है और मेरे ख्याल से कानों में कंगना कहानी में भी जूही, शायद मेरे ख्याल से उसमें जूही है, यहाँ पे जूली का नाम है। तो वहाँ पे जूही नौकर का नाम था उस कहानी में, तो ये थोड़ा सा पात्र मिलते जुलते होते हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना, डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने के पास बैठी हुई थी। तो ये मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि सीक्वेंस में आपको कहानी भी क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लतिका ने जूली से क्या पूछा? लतिका इनकी शिक्षिका भी है और इनकी वार्डन भी है, तो ये चेकिंग करने के लिए आई हुई है लड़कियों की कि अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली से बोला था। जूली ने नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए थे और फिर सुधा ने
सबके इकट्ठा होने का कारण बताया था कि वो लड़कियां एक ही रूम में इकट्ठा क्यों हुई हैं, कि कल से छुट्टियां शुरू होने वाली थी, इसलिए सब मिलकर बैठी हुई थी। यानी कि सर्दियों का मौसम था, सर्दियों में अब छुट्टियां होने वाली थी, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जब ठंड होती है, हिमाचल या उत्तराखंड का शायद ये इलाका लिया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में ही निर्मल वर्मा जी का जन्म हुआ है, तो उन्होंने कहानी का पृष्ठभूमि एक पहाड़ी क्षेत्र ही रखा है। यानी ठंड के दिन है, अभी ठंड में छुट्टियां पड़ने वाली थी, इसलिए सारी लड़कियां सुधा के कमरे में इकट्ठा हुई थी और बातचीत किससे चल रही थी? जूली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस रात किसके गाने का कार्यक्रम था? यानी अब लड़कियों की छुट्टी होने वाली है, सब अपने अपने घर जाने वाले थे, उससे पहले वहां पर उनका एक छोटा सा प्रोग्राम होने वाला था, उसी के बारे में अब बातचीत शुरू हो चुकी है। तो वहां पे हेमंती, जो कि हमने पात्र में नाम पढ़ा था, हेमंती जो लड़की है उसके गाने का एक कार्यक्रम रखा गया था। यानी छुट्टी होने से पहले, सारे छुट्टियों में चले जाएंगे सर्दी की छुट्टियों में, उससे पहले सब एक प्रोग्राम करना चाहते थे, गाने का प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लतिका ने कमरे में जाते हुए क्या पूछा? मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा। तो क्या कहती है लड़कियों से, क्या मेरे साथ यहाँ पर स्नोफॉल, यानी कि वो जो लतिका है वो छुट्टियों में कहीं जाने वाली नहीं थी, वो एक टीचर है और वो अपने स्टूडेंट से बात कर रही है, जहाँ पे जूली है, जहाँ पे सुधा है, वहाँ पे हेमंती भी हो सकती है, ऐसा कहानी के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़कियों ने लतिका से क्या पूछा? तो जब लतिका ने ये बात पूछी तो ये पंक्ति छोटी है, स्नोफॉल का जिक्र आ गया है, यानी कि ठंड की सर्दी की बात है, तो ये पंक्ति छोटी है मगर पूछी जा सकती है कि किस कहानी की है या किस पात्र की ये पंक्ति है। तो ये लतिका ने कहा है लड़कियों से। तो लड़कियों ने लतिका से फिर क्या पूछा? लड़कियों ने, तो कुछ मात्राओं की मिस्टेक हो गई है, उनको इग्नोर करते हुए चलना, कि मैडम छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? तो लतिका ने क्या कहा? अभी कुछ पक्का नहीं है, आई लव द स्नोफॉल, यानी कि मुझे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी उसका जाना पक्का नहीं है। जैसे कि हमने इस कहानी की विशेषता के बारे में और इसके विषय के बारे में देखा था, एक अकेलापन दिखाया गया है, तो आगे पता चलेगा कि लतिका के जीवन में, टीचर के जीवन में कितना अकेलापन है कि वो छुट्टियों में घर भी जाना बंद कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दरवाजा बंद करने के बाद लतिका को क्या स्मरण हो आया था? तो लड़कियों का दरवाजा बंद कर दिया उसने, बातचीत उसकी हो गई थी पूरी, तो उसे लगा कि यही बात उसने पिछले साल, शायद पिछले साल भी कही थी। क्या बात याद आई? कि मैं स्नोफॉल को पसंद करती हूँ और मेरा जाना छुट्टियों में शायद पक्का अभी नहीं है। वो याद करती है कि ये बात तो उसने पिछले साल भी कही थी और लास्ट साल भी कही थी। लतिका को लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं कहा, क्योंकि जब एक बात रिपीट होती है तो स्टूडेंट्स को भी पता चलता है टीचर की, तो ऑब्वियस सी बात है कि लतिका को ये बात बताते ही ऐसे मन में उलझन सी हो गई कि लड़कियां मुझ पे शक कर रही हूं, उनको सच्चाई का पता है कि मैं छुट्टियों में कहीं जाने वाली नहीं हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसका सिर चकराने पर उसे कैसा आभास हुआ? कि मानो बादल का शाह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने अंदर समा लेगा। सर्दियों का मौसम है, बादल है बाहर, ठंडी फुहार चल रही है, जैसे कि ओस की बूंदें होती हैं या ओस है या कोहरा होता है, तो उसको क्या लगा? मानो बादलों का। तो ये वाली पंक्ति में पूछी जा सकती थी, इसलिए मैंने लाइन टू लाइन इसको यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये कौन सोच रही है? ये लतिका सोच रही है कि जो बादलों का झुरमुट आसमान में दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है उसका सिर चकरा गया था कि वो मुझे अपने अंदर छुपा लेगा, बादल का झुरमुट जो देखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जाते हुए लतिका ने जूली से क्या कहा? तो जूली से कहा कि जूली, तुमसे मुझे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। क्योंकि ये कॉन्वेंट स्कूल की कहानी है और ये यहाँ पर कुछ अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग इस कहानी में किया गया है। तो ये जूली से कहा गया है, तो ये किसने कहा है? लतिका ने। तो ये भी बातचीत पूछी जा सकती है, ऐसे भी क्वेश्चन एनटीए आजकल पूछने लगा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लतिका गलियारे की सीढ़ियां न उतरकर कहाँ खड़ी हो गई थी? तो वो लड़कियों से बातचीत करके वापस नहीं गई थी, तो उसने क्या किया? रेलिंग के सहारे पर वो खड़ी हो गई थी, जो कि कॉरिडोर में रेलिंग लगी होती हैं
और लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया था। लैंप लेके गई थी वो, तो लैंप की बत्ती को उसने थोड़ा सा धीमा कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाहर का वातावरण कैसा था उस टाइम पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछी जा सकती है। ऐसी ही बहुत सारी एनटीए ने अभी जनवरी का जो एग्जाम हुआ था 2025 जनवरी में जो एग्जाम हुआ उसमें भर भर के इस तरह की पंक्तियां कानों में कंगना कहानी से पूछ ली गई थी सीक्वेंस में लगाने के लिए। मैंने ये लाइन टू लाइन कहानी तैयार की है और बिल्कुल सीक्वेंस में ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको सीक्वेंस में याद रखोगे तो पता चल जाएगा। एनटीए ने अभी जून में जो भी एक कहानी है हमारी भोलाराम का जीव कहानी है, उसमें से सीक्वेंस में पंक्तियां लगाने के लिए पूछा था। तो जिसने डिटेल में और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको पता होगा कौन सी बातचीत के बाद कौन सी बातचीत आती है, जो भी पात्र हैं। तो बाहर कैसा हो गया था, धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी और चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के साथ कभी तेज कभी धीमी सुनाई देती थी। चीड़ के पत्तों का जिक्र इसमें आ चुका है और धुंध की बात आ चुकी है। ये तो हम जान ही गए हैं कि ठंडी के दिनों की बात चल रही है यहाँ पे, तो सर्दी की बात है यहाँ पे। तो धुंध का जिक्र आ गया, नीली तहे आसमान में घनी हो चली थी, चीड़ के पत्तों का जिक्र आया है। तो आपको ये भूलना नहीं है, ये लतिका देख रही है आसमान में ये सब बातें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हवा में सर्दी का आभास पाकर लतिका के मन में क्या विचार आया। यानी जो ठंडी हवा चल रही थी उसको देख के उसको क्या महसूस हुआ कि कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान और आंखें मूंदने पर अपनी टांगे ऐसे लगी मानो बांस की लकड़ियों की तरह शरीर से बंधी हो और जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं, मानो कि कल ऐसी छुट्टियां पड़ने वाली हैं और छुट्टियों में वो घर बिल्कुल भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि लतिका के जीवन में बहुत ही अकेलापन है। आगे हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें उसके अकेलेपन का जो रीज़न है वो पता चलेगा कि कल से छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। तो ये पंक्ति में पूछा जा सकता है कि और आंखें मूंदने पर अपनी टांगे ऐसे महसूस हुई जैसे कि बांस की लकड़ियों से बंधी हुई है। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, बांस की लकड़ियों की तरह कहाँ की बात की गई है, किस कहानी का किस्सा ये है, तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिर की चकराहट का क्या हुआ। जो उसका सिर चकराने लगा था जैसे बादल उसको अपने अंदर समेट लेंगे, तो उसी चकराहट की यहाँ पे बात हो रही है कि पूरी तरह मिटी नहीं थी क्या उसके सिर की जो चकराहट है, चक्कर जो आ रहा था, बल्कि अब वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। यानी एक धुंध उसके अंदर भी है, एक बाहर की धुंध की बात हो रही है। अब वह बाहर वाली धुंध पर फोकस कर रही थी, एक उसके दिल दिमाग पे जो धुंध छाई हुई है उसको उसने छोड़ दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीढ़ियों पर बातचीत सुनकर लतिका की क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी जो कॉरिडोर में वो रेलिंग के पास वहां पर बैठ गई थी, वहां खड़ी हो गई थी, तो वहां पे अचानक उसको क्या सुनाई दिया कि वह जैसे सोते से जगी हो, जैसे उसको हल्की सी नींद आ गई हो और शोर सुनकर एकदम से चौंक गई हो, उठ गई हो। तो शॉल को कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया था। सर्दी का मौसम है, शॉल उसने ओढ़ा हुआ है और लैंप है उसको उठा लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीढ़ियों पर कौन ऊपर आ रहे थे। जिस शोर को सुन के वो चौंक गई थी, थोड़ा सा अलर्ट हो गई थी, तो डॉक्टर मुखर्जी एक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पात्र आ चुके हैं, बार बार इनका नाम आएगा, और मिस्टर ह्यूबर्ट। तो वहां पर ये डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी कर रहे थे और लड़कियों को एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट स्कूल में हॉस्टल में ही एक म्यूजिक टीचर थे और एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए आ रहे थे और ह्यूबर्ट बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था क्योंकि सीढ़ियों पर अंधेरा था। यानी वहां पर उस टाइम पे लाइट नहीं थी, लैंप लेकर गई थी लतिका भी, और ये जो डॉक्टर और ह्यूबर्ट चले आ रहे थे ये भी सीढ़ियों पर अपनी छड़ी है जो डंडा लिया हुआ है उसे सीढ़ियों को चेक करते हुए ऊपर बढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लतिका ने उन्हें क्या अभिवादन किया। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट, दोनों को उसने गुड इवनिंग कहा। तो ह्यूबर्ट ने कहा थैंक यू मिस लतिका, स्वर में कृतज्ञता का भाव था। तो उन्होंने अभिवादन किया आपस में। तो उसके बाद देख लेते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ने से ह्यूबर्ट की क्या हालत हो रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे
थे, यानी थोड़ी थोड़ी देर वो चल रहे थे सीढ़ियों पर, फिर रुक जाते थे क्योंकि उनकी सांसें तेज हो रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लैंप की रोशनी में ह्यूबर्ट के चेहरे का रंग कैसा दिख रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपनी लिस्ट में टॉप में रखेंगे। जो भी मैंने चीजें बताई हैं उनको नोट करेंगे। जो भी आप जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत करा दी है। मैं अपने पूरे शिद्दत से ये नोट्स बना के लेके आई हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स हैं ये मेरे, और अगर आप भी उतनी ही मेहनत करेंगे फायदा आपको तभी होगा। तो उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरीके के ही क्वेश्चन आजकल एनटीए यूजीसी नेट में पूछ रहा है। तो किसका चेहरा हो गया था? ये ह्यूबर्ट का हो गया था, जो कि एक म्यूजिक टीचर है। वो कुमायूं का जो कॉन्वेंट स्कूल है उसमें तांबे के रंग जैसा हो गया था। ये आपको नहीं भूलना, ह्यूबर्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर मुखर्जी नहीं आएगा, मुखर्जी है, ये भी आपको याद रखना है। लतिका से क्या पूछा? यहाँ अकेले क्या कर रही हो मिस लतिका? ये डॉक्टर ने पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई तो लतिका ने क्या उत्तर दिया? तो जो डॉक्टर मुखर्जी है उसने क्या बजाई? सीटी बजाई। तो डॉक्टर ने होठों के भीतर से क्या बजाई? सीटी। तो लतिका का क्या उत्तर था? कि चेकिंग करके लौट रही थी। तो ये मिस लतिका ने क्या कहा? कि लड़कियों की चेकिंग करके लौट रही थी, क्योंकि वो हॉस्टल की वार्डन भी थी और टीचर भी थी। तो फिर लतिका ने पूछा, आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? तो ह्यूबर्ट से कहते कि आज आप लोग ऊपर कैसे आए? तो मतलब वो रीजन पूछ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूबर्ट ने क्या उत्तर दिया फिर लतिका को? मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधे से छुआ दी और कहा, इनसे पूछो, यह मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। यानी डॉक्टर मुखर्जी ह्यूबर्ट को जबरदस्ती घसीट लाए हैं। ये बातचीत है और ये पंक्तियों में पूछी जा सकती है, क्योंकि आजकल एनटीए कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक तरफ पात्र के नाम दे दिए जाते हैं, एक तरफ पंक्तियां, और पूछ ली जाती हैं ये किस कहानी की हैं। तो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा निमंत्रण देने आए थे। तो उन्होंने अपना रीजन बताया कि किस चीज का निमंत्रण, इनविटेशन देने आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उस रात डॉक्टर के कमरे में क्या होने वाला था? तो डॉक्टर मुखर्जी कह रहे हैं कि निमंत्रण देने आए हैं, तो क्या होने वाला था, मतलब किस चीज का इनविटेशन दे रहे हैं? एक छोटा सा कंसर्ट होना था। कंसर्ट में मिस्टर ह्यूबर्ट सोपा और चाइकोवस्की के कंपोजिशन बजाने वाले थे। यानी कि कंसर्ट एक फंक्शन छोटा सा होने वाला था, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां होने वाली थी। तो उसी कंसर्ट में ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाली जो भी धुन या तान वो बजाने वाले थे अपने म्यूजिक सिस्टम पर, जो भी है ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है मैचिंग में, इसलिए ये कंपोजिशन आपको नहीं भूलनी है, सोपा और चाइकोवस्की। तो ये मिस्टर ह्यूबर्ट बजाने वाले थे। कंसर्ट के बाद क्रीम कॉफी पी जाएगी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रीम कॉफी पी जाएगी। उनके कंसर्ट के बाद वो छोटा सा एक फंक्शन अरेंज करने वाले थे, जिसमें कि वो हेमंती एक लड़की है वो भी गाना गाने वाली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर ने मजाक में और क्या कहा? अगर समय रहा तो पिछले साल किए गुनाहों को भी मिलकर कन्फेस करेंगे। तो डॉक्टर ने फिर मजाक करते हुए कहा, क्योंकि ये जो डॉक्टर मुखर्जी हैं इनके जीवन में भी अकेलापन है और ये बहुत ही ज़्यादा हंसते रहते हैं, लेकिन बाद में जब हम कहानी को और ज़्यादा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अंदर से ये कितने टूटे हुए, अकेलेपन में और बिखरे हुएपन में पाए जाते हैं। तो ये फिर मजाक में कहते हैं कि जो हमने पिछले साल गुनाह किए हैं उनका हम मिलकर कन्फेस करेंगे, यानी उनको स्वीकार करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लतिका ने निमंत्रण क्यों अस्वीकार कर दिया था? तो लतिका ने मना कर दिया था उनके उस कंसर्ट में जाने से। मुझे माफ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर डॉक्टर ने कहा, मुखर्जी की बात हो रही है, चलिए यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। तो ये बातचीत है डॉक्टर मुखर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ने लतिका को किस ओर मोड़ दिया था? यानी वो कॉरिडोर में थे ऊपर, तो धीरे से उसके कंधे को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया था, जो कि उसका कमरा भी ऊपर ही था। तो डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट है, कमरा ब्लॉक से दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। किसका? डॉक्टर मुखर्जी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर के आधे बर्मी होने
का चिन्ह क्या स्पष्ट था कहानी के अंदर, यानी कि डॉक्टर का जो लुक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बताती जाऊंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो मीडियम इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट आ गया है क्योंकि यूजीसी नेट ने अभी शरद चंद्र के लुक के बारे में पूछा था। उसका लुक कैसा है, जैसे कि बकरे की दाढ़ी। अगर आप जून में एग्जाम देने गए थे, आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको अपनी लिस्ट में सबसे टॉप में आप लगा सकते हैं। तो उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखें बता रही थी कि वो आधे बर्मी थे। बर्मी यानी बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो लिस्ट में सबसे टॉप में जो क्वेश्चन लगाने हैं, पहले कहानी का जो फर्स्ट पेज हमने पढ़ा, उसके बाद जो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, पीछे जो तांबे के रंग जैसे चेहरा दिखाई दे रहा था मिस्टर ह्यूबर्ट का, एक ये वाला, ये टॉप लिस्ट में, और सारे इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर मुखर्जी इस पहाड़ी शहर में कब आ बसे थे। तो डॉक्टर मुखर्जी की बात चल रही है ये। तो बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद, अब कारण भी पता चल गया है कुमायूं का ये जो कॉन्वेंट स्कूल है यहाँ पर क्यों आ गए थे। तो बर्मा पे जापानियों ने आक्रमण कर दिया था, वह इस छोटे से पहाड़ी शहर पर आ बसे थे। इसका रीजन भी बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा और क्या करते थे वहां पर। तो डॉक्टर मुखर्जी का जो नाम है उनके बारे में बात आ चुकी है कि प्राइवेट प्रैक्टिस के बाद क्या करते थे वो। कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी पढ़ाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लुक के बारे में और उनके काम के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। तो कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन और फिजियोलॉजी पढ़ाते थे वो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर को हॉस्टल में कमरा क्यों मिला हुआ था। क्योंकि वह स्कूल में पढ़ाते थे, इसलिए उन्हें हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दिया गया था। डॉक्टर मुखर्जी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर की पत्नी के बारे में क्या कहा जाता था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी भी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते थे, इसीलिए आसपास के जो लोग हैं वो भी ज़्यादा उस बात पे डिस्कशन नहीं करते थे, उनकी पत्नी के बारे में नहीं पूछा करते थे, क्योंकि बर्मा पे जापानियों ने आक्रमण कर दिया था। शायद उस आक्रमण से बचने के दौरान ही जब वो रास्ते में आ रहे थे उनकी पत्नी गुजर गई हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर अक्सर बातों के दौरान क्या कहा करते थे कि मरने से पहले मैं एक बार बर्मा जरूर जाऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाली पंक्ति शायद पूछी जा चुकी है। तो यह कहते हुए डॉक्टर की आंखों में एक क्षण के लिए उसकी आंखों में नमी सी छा जाती थी, यानी आंसू आ जाते थे, यानी गहरे से उसके ऊपर असर पड़ा था, उसके अंदर दुख दबा हुआ था। कहता मरने से पहले बर्मा जरूर जाऊंगा, क्योंकि जापानियों ने आक्रमण कर दिया था। आक्रमण के बाद घर उजड़ गया। जैसे कि एक टोकरी भर मिट्टी में भी हमने एक बहुत ही आत्मिक कहानी देखी है, भावनाओं से भरी हुई। तो यहाँ पे डॉक्टर मुखर्जी के दिल की भावनाओं को दर्शाया गया है। जैसे कि एक टोकरी भर मिट्टी में विधवा की जब झोपड़ी उजड़ जाती है वो भी उदास हो जाती है। यहाँ पर डॉक्टर मुखर्जी बर्मा में रहते थे, उनका शहर, उनका घर वही था, लेकिन वहाँ से वो आ चुके थे क्योंकि वहाँ पे आक्रमण था, तो उनके ऊपर भी एक गहरा प्रभाव पड़ा है। कहते हैं कि मैं जरूर एक बार वहाँ पे जाऊँगा। कहाँ पे? बर्मा में। तो बर्मा का जिक्र आया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह का नाम भी हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लतिका उनसे अतीत के बारे में क्यों नहीं पूछ पाती थी। उसे लगता है कि डॉक्टर नहीं चाहते थे कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ पूछे या सहानुभूति दिखाए। डॉक्टर अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए हंस पड़ते थे, एक सूखी बुझी हुई हंसी। ये वाली जो पंक्ति है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है हमारी। आजकल एनटीए इस तरह के गहराई वाले क्वेश्चन ही पूछता है। तो ये कौन है? ये डॉक्टर मुखर्जी है, कि वो बात को हंसी में उड़ा देते थे, अपने गहरे घावों को या अपने दर्द को, दुखों को बाहर नहीं निकालते थे डॉक्टर मुखर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम सिकनेस के बारे में क्या बताया है कहानी में। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं है। ये भी टॉप लिस्ट में आप लगा सकते हैं। होम सिकनेस का इसमें जिक्र आया है, यानी कि इंसान या तो ज़्यादा घर के अंदर ही रहता है, छुपा हुआ रहता है, बातचीत ज़्यादा किसी से नहीं करता, घुलता मिलता नहीं है। तो होम सिकनेस बीमारी का नाम किस कहानी में? परिंदे कहानी में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत पर क्या तैयारी की गई थी। अब
बात आती है उस कंसर्ट की जो कि वो छुट्टियों से पहले करना चाहते थे। तो मेज कुर्सियां डाल दी गई थी और भीतर कमरे में परकोलेटर में कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया था, जिसमें कॉफ़ी बनाई जाती है उसमें पानी चढ़ा दिया था कॉफ़ी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए क्या कहा था? कि सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ बिजली का इंतजाम हो जाएगा, यानी कि बिजली नहीं थी इसलिए ज़्यादा मोमबत्तियों का और लैंप का जिक्र यहाँ पे किया गया है। ये वाली पंक्ति आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूबर्ट ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? ये डॉक्टर मुखर्जी की बातचीत चल रही है ऊपर, अब ह्यूबर्ट बोल रहा है म्यूजिक टीचर। यह बात तो पिछले सालों से भी सुनने में आ रही है। कौन सी? बिजली वाली बात की यहाँ पे बिजली आ जाएगी। तो उसी क्वेश्चन का आंसर आगे देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, यानी कि बिजली के बारे में बात हो रही है। पता नहीं उनका क्या हुआ। ह्यूबर्ट यह कहते हुए आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। वहां पे उन्होंने टेरेस पर क्या किया था? अपना इंतजाम किया था उस कंसर्ट का, और बाद में ये बातें करते हैं बिजली के बारे में। तो इस कहानी के अंदर क्या है? बिजली नहीं थी, बिजली की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लतिका कमरे से क्या ले आई है? लतिका ले आई है 2 मोमबत्तियां और मेज के दोनों सिरों पर टिका कर उनको जला दिया था। ये पंक्ति किसकी है? ये लतिका के बारे में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोमबत्ती जलने के बाद छत का वातावरण कैसा हो गया था? अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति में आ जाती है। तो अब मोमबत्तियां जलने के बाद वहां का वातावरण कैसा हो गया था? छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा और एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी थी। हवा में चीड़ के वृक्षों की आवाज शाये शाये दूर दूर तक फैली पहाड़ियां और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। तो ये चीड़ का वृक्ष की बात आ चुकी है, यहाँ पे घनी घाटियों की बात आ चुकी है। तो ये वाली पंक्ति परिंदे कहानी की है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कानों में कंगना कहानी और 1-2 और ऐसी कहानी है जैसे कि राजा निर्बंसिया, जिनमें थोड़ा सा प्रकृति का ज्यादा चित्रण किया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है। चीड़ के वृक्ष ज्यादातर इसी में आए हैं, 1-2 कहानी में शायद और आए हैं चीड़ के वृक्ष, यहाँ पे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट जिक्र किया गया है। चारों ओर क्या शांति सी छा जाती है, एकदम से सारे चुप हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हवा के झोंके से क्या हुआ? मोमबत्तियों की लो फड़कने लगी और काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप लिस्ट में ये क्वेश्चन आपको लगाना है। यहाँ पे बर्मा का जिक्र आ चुका है, कुमायूं का जिक्र आ चुका है, यहाँ पर अब काठ गोदाम, यानी कि ये काठ गोदाम उत्तराखंड की बात हो रही है। और यूपी रोडवेज की आखिरी बस क्या लेके जा रही है? डाक टिकट लेके जा रही है, डाक लेके जा रही है। ये आपको याद रखना है। तो यूपी रोडवेज की बात आई, काठ गोदाम की, इन शहरों के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस की हेडलाइट्स में क्या दिखाई दिया? यानी जो बस गुजर रही थी उसकी हेडलाइट्स जो भी हैं उसमें क्या दिखाई दिया? आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाओं पर दीवारों पर सरकती हुई छाया घर की दीवारों पर सरकती हुई गायब होने लगी थी। जैसे जैसे लाइट आगे बढ़ती है, जो भी दीवारों पर पेड़ों की जो है छाया दिखाई देने लगी थी, झाड़ियों की दिखाई देने लगी थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर ने लतिका से क्या पूछा? मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी? तो डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा सा लतिका ने उत्तर नहीं दिया। फिर उसने पूछ लिया था, पहले लड़कियों से उसने बातचीत की, क्या स्नोफॉल देखने के लिए मेरे साथ कोई नहीं रहेगा हॉस्टल में? तो अब ये किसने पूछ लिया? डॉक्टर मुखर्जी ने पूछ लिया है। लतिका ने कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि वो परेशान थी, पहले ही सोचती थी लड़कियों को भी मेरी सच्चाई का पता चल चुका है, क्योंकि हर साल वो सेम जवाब दे रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसी क्षण क्या बजने लगा? पियानो पर शोपा का नोक्टर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से, यानी कि वो शोपा की और उसकी धुन बजाने वाला था नोक्टर्न पर, उसके म्यूजिक सिस्टम पर, जो भी है पियानो पर। तो नोक्टर्न की धुन मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मिया भंवरों का झिलमिलाता हुआ जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों पर फैलती जा रही थी। तो ये सारा प्रकृति का यहाँ पे जिक्र है। ये डॉक्टर मुखर्जी यहाँ पर मिस्टर ह्यूबर्ट,
यहाँ पर मिस्टर ह्यूबर्ट एक संगीत के म्यूजिक के टीचर हैं, उन्हीं ने ये धुन बजाई थी। उनका एक प्रोग्राम, संगीत का प्रोग्राम होने वाला था छुट्टियों से पहले, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत सुनते हुए लतिका को क्या महसूस हुआ? यानी कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने अपनी जो भी धुन है वो बजाना स्टार्ट किया म्यूजिक सिस्टम पर, तो जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े आ रहे हों, तो लतिका ने इन दिनों अक्सर परिंदों को अपने कमरे की खिड़की से देखा था। तो यहाँ पर हमारा परिंदे कहानी का जो शीर्षक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। परिंदों की बात आ चुकी है, यहाँ पे प्रकृति का ज़्यादा सुंदर चित्रण किया गया है। तो क्या है, बर्फ की चोटियों से, बर्फ की बात आ चुकी है, चोटियों की, तो यहाँ पे परिंदों का जिक्र आ चुका है। तो ये हमारी कहानी का शीर्षक यहाँ पे होता है, पूरा फिट बैठता है। तो लतिका ने अक्सर ही परिंदों को कहाँ से देखा? परिंदे यानी कि पक्षियों को, तो कमरे की खिड़की से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिंदों की उड़ान का वर्णन कैसे किया गया है? अब परिंदे कहानी हमारा शीर्षक भी है, तो इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट हमारा। तो धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं और पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहां शायद वह कभी नहीं जाएगी। तो ये कौन कह रही है? ये सोच रही है लतिका। यानी कि लट्टुओं की तरह चमकीले दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक धागे से बांध दिया हो, जैसे कि माला के मोती होते हैं, और वो टेढ़ी मेढ़ी कतारें बना रहे हैं आसमान में। आप सभी ने भी देखा हो पक्षियों का झुंड जब वो एक कतार में चलते हैं, कैसे टेढ़ी मेढ़ी एक सुंदर सी लहरदार कतार बन जाती है। तो उसी का जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लतिका आर्म चेयर पर क्या करने लगी थी? आर्म चेयर यानी कि जो बाजू रखकर जो बैठने वाली चेयर होती है। ऊँघने लगी थी। कौन? लतिका। उसी समय डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। सिगार जो कि एक सिगरेट की तरह सिगार होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने तो मूवीज़ के अंदर ही देखा है सिगार पीते हुए जो भी स्टार्स होते हैं मूवीज़ में। तो फिर लतिका सोचने लगी, क्या वह बूढ़ी होती जा रही है? तो लतिका उस टाइम पे आर्म चेयर पर बैठी ऊँघने लगी थी और सोच रही क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लतिका के सामने किसका चेहरा घूम गया था? तो स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया था। तो मिस वुड आ गई है स्कूल की प्रिंसिपल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पात्र आजकल जो गौण पात्र हैं वो पूछे जाते हैं। तो मिस वुड का पोपला मुंह, अब ये टॉप लिस्ट में सबसे ऊंचे आपको क्वेश्चन रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो मिस वुड का पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना और कर्कश आवाज में चीखना। मिस वुड का ये जिक्र आया है टॉप लिस्ट में, सबसे टॉप में इस क्वेश्चन को आपको रखना है। तो भूलना नहीं है, पोपला मुंह किसका था? मिस वुड प्रिंसिपल, परिंदे कहानी में कॉन्वेंट स्कूल में प्रिंसिपल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिस वुड को सब क्या कहकर पुकारते थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओल्ड मेड कह के पुकारते थे क्योंकि उसकी एज ज़्यादा थी। लतिका को भी अपने भविष्य की चिंता हुई कि कुछ वर्षों के बाद वह भी हूबहू मिस वुड की जैसी बन जाएगी। इंपॉर्टेंट पंक्ति में पूछा जा सकता है ये, हूबहू किसके जैसी? ओल्ड मेड उसको कहते थे, यानी बूढ़ी हो गई है तो वो पुरानी हो गई है, इसलिए उसको ओल्ड मेड कहते थे। तो लतिका को भी चिंता होने लगी कि वह जल्द बूढ़ी हो जाएगी, और वैसे भी मानव की एक प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा जवान रहे, तंदुरुस्त रहे, वो ऐसे ही रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस विचार से लतिका के शरीर में क्या हुआ? समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। तो समूचे शरीर में झुरझुरू सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। यानी कि गलीज यानी कि किसी अपवित्र वस्तु को उसने छू लिया हो। तो ये पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जा सकता है किसके बारे में या किसकी कहानी की ये पंक्ति है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लतिका को क्या याद आ गया था? तो कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। उसी टाइम पे जब उसको मिस वुड की याद आई, उसी टाइम पे उसको क्या बात याद आई? मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि म्यूजिक के टीचर हैं, उन्होंने उसको क्या लिखा था? एक प्रेम पत्र लिखा था, वही उसकी बात याद उसको आ गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ह्यूबर्ट का पत्र कैसा था? भावुक था और याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी लतिका की समझ में नहीं
आया था, यानी मिस्टर ह्यूबर्ट उसको पसंद करने लगा था। जो म्यूजिक टीचर है उसने एक भावुकता से भरा हुआ प्रेम पत्र लिखा था किसको, लतिका को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पत्र पढ़कर लतिका की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी उसका क्या रिस्पॉन्स था, उसने क्या महसूस किया था ह्यूबर्ट का लेटर पढ़कर। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर बहुत ही हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर वह प्रसन्नता भी फील कर रही थी, यानी खुशी भी हुई थी। यानी किसी को कोई पसंद करे, सबको पसंद आता ही है, नेचुरल सी बात है। तो लतिका को भी खुशी हुई थी, हंसी भी आई थी लेकिन खुशी भी हुई थी कि कोई उसको पसंद करता है, किसी ने उसको प्रेम पत्र भेजा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लतिका को पत्र पढ़कर प्रसन्नता क्यों हुई थी। क्योंकि इससे उसे लगा कि उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अभी भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। पत्र पढ़कर लतिका को क्रोध नहीं आया था, केवल ममता ही आई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पंक्ति कि पत्र पढ़कर उसको क्या महसूस हुआ था। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, वो सोचती थी कि मिस वुड की तरह वो जल्दी ही बूढ़ी हो जाएगी। मिस वुड का चेहरा कैसा था, पोपला चेहरा था उसका, आंखें धसी हुई थी, गड़ी हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लतिका ह्यूबर्ट की गलतफहमी दूर क्यों नहीं करती है। कोई शक्ति उसे रोके रहती थी। इस बात के बारे में आगे हमें जानने को मिलेगा, क्यों रोके रहती थी, ह्यूबर्ट के लेटर का जवाब वो क्यों नहीं देती थी। तो उसके कारण अपने पर विश्वास रहता था, अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से ही जुड़ा हो। यानी वो इसलिए भी उसकी बात का जवाब नहीं देती थी, एक भ्रम में रहना चाहती थी। वो उसको सुख की अनुभूति होती थी कि उसको वो पसंद करता है और उसको भी गलत फहमी में रखना चाहती थी। उसको सीधे तौर पर ना भी नहीं करना चाहती थी, हाँ भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको एक सुख का भ्रम होता था। इस भ्रम में वो रहना चाहती थी कोई उसको पसंद करता है। अगर वो उसको साफ मना कर देगी तो ह्यूबर्ट आगे से उसको कुछ लिखेगा नहीं, लेकिन इस लेटर को वो होल्डिंग पे रख लेती है और उसमें वो गुम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर ने बर्फ के बारे में क्या कहा। तो बर्फ की बात हो रही है, सर्दियों की बात हो रही है, फिर से बर्फ का जिक्र आया है। इस बार शायद बर्फ ज्यादा गिरेगी, अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति में आप इसको लिख सकते हैं। पूछा जा सकता है किस कहानी की है या किस पात्र की ये बातचीत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर का सिगार अंधेरे में कैसा दिख रहा था। सिगार का जिक्र बार बार आया है, यह भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। लाल बिंदी सा चमक रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूछ लिया जाएगा। एक तरफ सिगार दे दिया जाएगा, डॉक्टर का सिगार, डॉक्टर मुखर्जी की बात हो रही है, लाल बिंदी सा चमक रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ह्यूबर्ट ने मिस वुड की किस बात पर टिप्पणी की थी। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियों को फादर एलमेंड का सरमन सुनना पड़े। यानी फादर एलमेंड जो चर्च में उपदेश देते थे कि छुट्टियों से पहले ये प्रोग्राम भी रखती थी कौन, मिस वुड, यानी स्कूल की जो प्रिंसिपल है। तो ये ह्यूबर्ट कह रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पंक्ति में पूछा जा सकता है। स्पेशल सर्विस का नाम दिया गया है कि फादर एलमेंड का चर्च में जाके लड़कियों को उपदेश सुनना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फादर एलमेंड के सरमन के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा। ह्यूबर्ट की बात है, वो उसके अगेंस्ट बोल रहा है। अब डॉक्टर की मुखर्जी की बात हो रही है। पिछले 5 साल से मैं सुनता आ रहा हूं, फादर एलमेंड के सरमन में कोई भी हेरफेर नहीं होता है, पर डॉक्टर को फादर एलमेंड एक आंख नहीं सुहाते हैं, अर्थात वो पसंद नहीं करते थे। कौन, डॉक्टर मुखर्जी उसको पसंद नहीं करते थे। एक आंख भी उनका सरमन है जो भी उपदेश देते थे और वो उसको पसंद नहीं करते थे। तो ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। फादर एलमेंड यहाँ पे एक पात्र और आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर क्या करने लगी थी। प्यालों में कॉफी उंडेलने लगी थी, क्योंकि वो क्रीम वाली कॉफी पीने जा रहे थे इस फंक्शन के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल स्कूल बंद होने के दिन कौन से 2 प्रोग्राम होते थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चैपल में स्पेशल सर्विस, चैपल यानी कि एक पूजा करने का, प्रार्थना करने का जो स्थान होता है, चर्च में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, कि एक प्रार्थना करने का स्थान। और उसके बाद दिन में पिकनिक होती थी। आगे पिकनिक की भी बात आने वाली है, हम करेंगे क्वेश्चन आंसर में आगे की क्लास में। तो लतिका को भी पहला साल याद आया कि जब डॉक्टर के संग पिकनिक
के बाद वह क्लब में गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात ये हमारी आने वाली है कि क्लब में वो किससे मिली थी। और डॉक्टर उस दिन बार में बैठे थे, जहां पे वाइन पी जाती है, शराब पी जाती है, बार बोला जाता है। तो ये चैपल की सर्विस और पिकनिक की बातें, दो प्रोग्राम होते थे जब भी सर्दियों की छुट्टियां पड़ने वाली थी उससे पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉल रूम में कौन भरे हुए थे। बॉल रूम की बात आई है, यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट के अफसर भरे हुए थे। यहाँ पे अफसरों का जिक्र आया है। बिलियर्ड का खेल देखने के बाद लतिका ने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी देखी थी। लाइब्रेरी में लतिका को मिस्टर ग्रिसनेगी मिला था। तो यही वो व्यक्ति है जिसको लतिका पसंद करती थी, वो मर गया था। इसी के चलते उसके जीवन में अकेलापन था। मिस्टर ह्यूबर्ट का लेटर भी उसने स्वीकार नहीं किया था। आगे और अधिक गहराई से नेक्स्ट क्लास में जानने को हमें मिलने वाला है। तो ग्रिसनेगी कौन था जिसको लतिका पसंद करती थी, वो कहाँ पे मिला था, क्लब में मिला था। बिलियर्ड का खेल और लाइब्रेरी, ये सब बातें आपको याद रखना है। कुमाऊं रेजिमेंट का अफसरों का जिक्र इसमें आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रिसनेगी लाइब्रेरी की खिड़की के पास क्या कर रहे थे। सबसे पहले जब मुलाकात हुई लाइब्रेरी में, क्लब में वो मिले थे, किसी किताब के बीच में उंगली रखकर खिड़की के बाहर देख रहे थे। डॉक्टर मुखर्जी ने लतिका को ग्रिसनेगी से मिलवाया था और ग्रिसनेगी बोला हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा था। तो सबसे पहले जो डॉक्टर मुखर्जी की हम बात कर रहे हैं, लतिका को मिस्टर नेगी से किसने बुलाया था, ग्रिसनेगी से डॉक्टर ने मिलवाया था लतिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उस क्षण लतिका की क्या प्रतिक्रिया हुई थी। न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया था उस टाइम पे, और कॉफी की गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई थी। तो इस कहानी में कॉफी का बहुत जिक्र आया है। और एक कहानी यह भी, आत्मकथा मनु भंडारी की हमने पढ़ी, वहाँ वो भी राजेंद्र यादव से कॉफी हाउस में ही मिला करती थी। बातें बता रही हूँ जो मैंने पढ़ा है डिटेल में जाके, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कॉफी हाउस में मिलते थे और परिंदे कहानी में भी कॉफी की बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है। तो लतिका के चेहरे पर एक उनिंदा रीतापन घिर आया था, पर अंधेरे में किसी ने नहीं देखा था। उनिंदापन यानी कि नींद से भर जाना, रीतापन यानी कि खालीपन उसके चेहरे पे आ गया था। एकदम से बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी वो चेहरे से जब वो मिस्टर नेगी से मिली थी। उसकी साड़ी पे कॉफी की बूंदें छलक गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लतिका सोचती हुई वह ह्यूबर्ट को ही क्यों और किसे नहीं चाह सकेगी। वह मन ही मन सोचती है क्योंकि ये वो फ्लैशबैक शैली में जा चुकी है। वो पीछे की बातें अब याद कर रही है, वो बातें पहले बीत चुकी थी। उनमें सिर्फ वो मतलब कि एक इमेजिनेशन में सोच रही है। वो क्या कहती है कि उस अनुभूति के संग जो अब नहीं हो रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती न उसे मुक्ति दे पाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप मोस्ट ये क्वेश्चन आप टिक मार कर सकते हैं अपने आगे आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या कहती है कि जो मिस्टर ग्रिसनेगी है, कैप्टन था वो कुमाऊं रेजिमेंट में, वो मर गया था। उसके बाद वो मिस्टर ह्यूबर्ट का प्रेम भी स्वीकार नहीं करती है, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि वो पिछली जो यादें हैं उस पर मंडराती रहती थी काला साया बन के, और स्वयं उसकी यादें मिट भी नहीं पाती थी और उसको मुक्ति भी नहीं दे पाती थी। यानी वो पुरानी यादों को मिटा के आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कौन? लतिका। तो अकेलापन, खालीपन, रीतापन सब यहाँ पे कहानी में दर्शा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस विचार के बाद लतिका को क्या महसूस हुआ। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। फिर से वो जो पहले सोच रही थी वहां पर कॉरिडोर में बैठे हुए, वही चीजें अब उसको फिर से याद आने लगी है कि बादलों का ये झुरमुट उसको अपने अंदर समा लेगा। और उसकी टांगे फिर निर्जीव और स्थिर सी हो गई थी, जिनमें कोई जान सी नहीं रहती है। फिर से वो बिल्कुल ऐसे खो सी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लतिका ने झटके से उठकर क्या कहा। तो डॉक्टर माफ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। लतिका चली गई। उसके बाद टेरेस पर कुछ देर तक निस्तब्धता यानी कि सन्नाटा छाया रहा था और मोमबत्तियां बुझने लगी थी। यानी वो उसको ले तो आए थे वहां पर डॉक्टर मुखर्जी, पर वो चली गई थी क्योंकि उसको बीती बातें याद आ गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का कस लेते हुए क्या कहा। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटीमेंटल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीवाईक्यू भी मैं साथ साथ बताती जा रही हूं आप सभी को। ये पंक्ति है डॉक्टर मुखर्जी की, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं क्योंकि पीवाईक्यू भी रिपीट होते हैं। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ह्यूबर्ट की पियानो पर उंगलियों का क्या हुआ। ह्यूबर्ट जो कि म्यूजिक टीचर है वो पियानो बजा रहा था, तो पियानो का भी नाम याद रखना है, ये भी आजकल पूछा जाता है। कोई भी संगीत वादक है, जो भी यंत्र होते हैं, उसका दबाव ढीला पड़ता गया, अंतिम धुनों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तैरती रही थी। सब यानी बिल्कुल नीरस से हो चुके थे, लतिका भी चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूबर्ट ने लतिका के बारे में डॉक्टर से क्या कहा, यानी लतिका जाने के बाद क्या बातचीत हुई। डॉक्टर, आपको मालूम है मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। और यह कहते हुए ह्यूबर्ट का स्वर लापरवाही से भरा हुआ भाव था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके, क्योंकि ह्यूबर्ट तो इस बात का ध्यान रखता था कि उसने उसको लेटर दिया, उसका जवाब उसको मिले। फिर वो कहता है, ऐसे भाव से कहता है जैसे कि लतिका से उसका कोई भी वास्ता ना हो। वो जानने की कोशिश करता है कि मिस लतिका का जो बिहेव है वो चेंज हो चुका है ना, पहले अरसे से वो बिल्कुल बदल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूबर्ट को किस बात का डर था। डर था कि जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है, उसे हंसी के एक ही ठाके में उपहासास्पद बना दिया जाएगा, यानी उसका मजाक बनाया जाएगा कि वो मिस लतिका को पसंद करता है और वो उस बात को किसी को भी शेयर नहीं करना चाहता था, डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, ताकि उसका मजाक बनाया जाए उसकी बात का, क्योंकि लतिका ने उसका जवाब नहीं दिया था, उसकी बात उसके साथ पक्की नहीं हुई थी। क्योंकि जो मिस्टर ग्रीसनेगी है, उसका जो भी उसको पसंद करती थी लड़के को, वो मर चुका था, उसकी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए उसने मिस्टर ह्यूबर्ट को भी हाँ में जवाब नहीं दिया था, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूबर्ट से डॉक्टर ने क्या प्रश्न पूछा था। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो। ह्यूबर्ट, लेकिन वह दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। ह्यूबर्ट जानता था कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसफाइज करने की आदत थी, यानी डॉक्टर फिलोसफी पढ़ाता था, बातों को फिलोसफी के तरीके से कहता था। इसलिए ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति में, तो ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है हमारी पंक्ति यहाँ से, क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट, ये पूछी जा सकती है किस कहानी की है। तो यहाँ पे हमारी बातचीत है, ये चल रही है डॉक्टर और मुखर्जी के बीच में और ह्यूबर्ट के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर टेरेस पर कहाँ जाकर खड़ा हो गया था। टेरेस के जंगले से सटकर खड़ा हो गया था। फीकी चांदनी में लॉन पर चीड़ के पेड़ों की छाया पड़ रही थी। फिर से चीड़ के पेड़ों का जिक्र आ चुका है, चांदनी की बात, जंगल की, टेरेस की बात इसमें आ चुकी है। तो ये हमारे कीवर्ड और टैगवर्ड होते हैं कहानी को समझने के, कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कहानी का वो हमें क्लियर कितना हो पाया है। तो क्या था, लॉन में जो चीड़ के वृक्ष हैं उनके पेड़ों की छाया गिर रही थी। अंधेरे में कोई जुगनू हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। तो ये जुगनू की बात भी आपको याद रखनी, कैसा प्रकाश था, हरा प्रकाश था, क्योंकि एनटीए आजकल ऐसे ही डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछता है जिनका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं होता है। तो जुगनू का प्रकाश हरा था, ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर ने इंसान के जीवन के बारे में क्या कहा। डॉक्टर मुखर्जी की बात हो रही है, ये पंक्तियां भी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से हमारी। मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता। डॉक्टर मुखर्जी की ये पंक्तियां हैं, ये ह्यूबर्ट से बात कर रहा होता है टेरेस पे, जब लतिका वहां से जा चुकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर ने अपने बारे में क्या कहा। हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ कौन मुझे जानता है, यही शायद मर भी जाऊंगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाली पंक्ति शायद पूछी जा चुकी है, क्योंकि वो बर्मा से आया हुआ था डॉक्टर मुखर्जी और यहाँ पर इतनी दूर आ चुका था, वो हजारों मीलों मुल्क से दूर हूँ, अपने बर्मा से दूर हूँ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर ने ह्यूबर्ट से क्या पूछा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना कितनी खौफनाक बात है। ये वाली पंक्ति भी शायद पूछी जा चुकी है। लास्ट वाले जो भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखोगे तो शायद आपको ये मिलेगी। ये वाली बात किसकी है, ह्यूबर्ट की। ये डॉक्टर मुखर्जी पूछ रहा है, ह्यूबर्ट से पूछ रहा है बात, ये डॉक्टर मुखर्जी की है। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क आप टॉप लिस्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूबर्ट ने डॉक्टर की बात सुनकर कैसी प्रतिक्रिया दी थी। अब ह्यूबर्ट की बारी है, ह्यूबर्ट का रिस्पॉन्स क्या था। ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर की ओर देखने लगा। विस्मित यानी चकित होकर, सरप्राइज होकर।
पहली बार डॉक्टर के भावुक अंतर्मुखी पहलू को देखा था, क्योंकि वो मजाक में बातों को टाल दिया करता था, हंसने लग जाता था। आज पहली बार वो अपने दिल की बातें खोलकर कह रहा था। वे अपने बारे में अक्सर चुप ही रहते थे, ना अपनी पत्नी का जिक्र करते थे, ना और बातें बताते थे। डॉक्टर ने कहा, उनके पीछे कोई ना कोई कारण है, उनमें एक अजीब किस्म की बेफिक्री रहती है। यानी जो डॉक्टर मुखर्जी है वो बेफिक्र रहते हैं, उसके पीछे एक कारण है। डॉक्टर के अनुसार कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। डॉक्टर के अनुसार ऐसे लोग शायद जिंदगी में बहुत उम्मीद लगाते हैं। कहता है कि कुछ लोग मर जाते हैं और उनकी जो मौत है वो भी पहेली बनी रहती है। तो ये सारी बातचीत डॉक्टर मुखर्जी की है, जो कि ह्यूबर्ट को बता रहा है। ह्यूबर्ट उसको चकित होकर बिल्कुल चौंक कर देखता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर के अनुसार उनकी मौत को ट्रेजिक क्यों नहीं कहा जा सकता था? तो ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। ह्यूबर्ट ने पूछा, डॉक्टर आप किसका जिक्र कर रहे हैं? कुछ देर डॉक्टर सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर मोमबत्तियों की बुझती हुई लो को देखने लगा। यानी उसने कुछ जवाब नहीं दिया। आखिर वो बात किसके बारे में कर रहा है? क्या वो लतिका के बारे में कर रहा है या किसी और के बारे में? तो ये वाली बातें सब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में हमारे 91 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनटीए के पैटर्न के आधार पर ही मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो जितने भी बनेंगे डिटेल में ही करेंगे। जो भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगी डिटेल में ही कराऊंगी, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन पंक्तियों के पात्र के पूछे हैं। अभी एनटीए ने सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछे हैं। तो जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको डिटेल में ही पढ़ेंगे, ताकि आप एक बार आंखें बंद करके पढ़ो, फिर आपको कहीं घूमना ना पड़े किसी भी टॉपिक के लिए। तो मैं आपकी इतनी हेल्प करूंगी, आगे आपकी मेहनत काम आएगी। जितनी मेहनत मैंने की है, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, उतनी ही मेहनत जब आप करोगे तब फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने अपना पूरा एफर्ट किया है इसको समझाने में। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। तो देखते हैं अभी यूजीसी नेट का रिजल्ट कब आता है, या काफ़ी जो हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था वो अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। अब मैं रेगुलर क्लास रखूंगी, अब डिले नहीं होगा, क्योंकि एक एक दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहीं क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स।